रामदीन का बेटा अशोक और बहू काजल गांव से मुंबई काम करने के लिए गए थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था अंशिका। सब ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन गांव में रामदीन के पास अशोक के अचानक गुजर जाने की खबर आती है। यह खबर मिलते ही रामदीन अपनी पत्नी सोमा को साथ लेकर तुरंत पांव मुंबई जाता है। रामदीन मुंबई में बेटे की चिता को देख कह रहा है, बेटा तो भगवान को प्यारा हो गया। हम बहू और पोती यहाँ मुंबई में किसके सहारे रहेंगे? बहू मान जाए तो इन्हें अपने साथ गांव ले चले। अब तो यही सही रहेगा जी। काजल अपने सास ससुर की बात मान लेती है और उनके साथ गांव में आकर रहने लगती है। उनके आने से परिवार का खर्च बढ़ गया था, इसीलिए रामदीन सोमा से कहता है, हम दोनों का गुजारा तो थोड़ी बहुत मजदूरी करके चल जाता था सोमा, पर अब बहू और पोती भी आ गई हैं, इसलिए ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी। और कर भी क्या सकते हैं जी, हमें अपने ही कंधे मजबूत करने पड़ेंगे। हाँ, पर इस बुढ़ापे में इतना बोझ उठाना आसान भी तो नहीं है। रामदीन खेतों में मजदूरी का काम करता था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और शाम को घर आता तो शरीर जवाब दे जाता। सोमा, आज तो बहुत कमर दर्द कर रही है, कोई मरहम लगा दो तो कुछ दर्द कम हो जाए, रात में चैन से सो सकूं फिर। अभी लगाती हूँ जी, भगवान ने बुढ़ापे में कैसे दुख दिए हैं। बैठकर खाने की उम्र में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। काजल अपने ससुर की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है और इसके साथ ही उसे अपने आप से घिन भी होने लगती। वह सोचती है, जिसके शरीर में दम है वह तो बैठकर रोटियां तोड़ती है और जिसकी बूढ़ी हड्डियों को आराम की जरूरत है वह हड्डियों से काम लेता है। यह कहाँ का न्याय है? नहीं नहीं, मैं कल से बाबूजी को मजदूरी पर नहीं जाने दूंगी। हाँ। अगले दिन जैसे ही रामदीन खेतों में काम करने के लिए जाने लगता है तो काजल हिम्मत दिखाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबूजी, आज से आप काम नहीं करेंगे, आप घर पर आराम करेंगे। बेटी, अगर मैं आराम करूंगा तो फिर काम कौन करेगा? काम मैं करूंगी बाबूजी। काजल से काम करने की बात सुनकर रामदीन और सोमा दोनों हैरान रह जाते हैं। रामदीन कहता है, पर तू क्या काम करेगी बेटी? दादाजी, मम्मी को अच्छे वाला पाव भाजी बनाना आता है। मम्मी, तुम पाव भाजी की दुकान खोल लो ना, खूब चलेगी। बात तो अंशिका की भी ठीक है बाबूजी। अगर तुझे यही सही लगता है तो फिर पाव भाजी बेचने का ही काम कर ले। सास ससुर से इजाजत मिलते ही काजल सड़क किनारे पाव भाजी का ठेला लगाना शुरू कर देती है। गांव में मुंबई का लजीज पाव भाजी खाने के लिए आइए, स्पेशल मक्खन और मसालों से बनी पाव भाजी। ग्राहक ने पूछा, पाव भाजी का प्लेट कितने का दिया है? 50 रुपए का एक प्लेट साहब, दूं क्या? हाँ हाँ, दे दीजिए। काजल बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी, शुद्ध मक्खन और घी इस्तेमाल करती थी और उसके मसाले भी खास होते थे, इसीलिए लोगों को उसकी पाव भाजी खाना बहुत पसंद आता है और उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगती है। काजल रुपए गिनते हुए कहती है, चलो कुछ तो काम चला, अगर और मेहनत करूंगी तो अच्छा भी चलने लगेगा। फिर जैसे ही काजल का मुंबईया पाव भाजी का काम कुछ अच्छा चलने लगता है, अचानक ही एक संकट आ खड़ा होता है। मार्केट कमेटी के कुछ लोग उसकी ठेली को उठाने के लिए आ जाते हैं। कर्मचारी कहता है, देखो, यहाँ ठेली लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तुमने परमिशन नहीं लिया है, चलो बे उठाओ इसका तामझाम। दया कीजिए साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा सामान मत उठाइए। अरे भाई, तो तुम गरीब हो तो मैं क्या करूँ, मुझे भी तो ऊपर जवाब देना होता है। अरे मुंह क्या देख रहे हो, चलो उठाओ बे सामान, फेंको यहाँ से। रहने दीजिए साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। काजल उन लोगों के सामने ऐसे ही रोते हुए गिड़गिड़ाती जा रही थी कि तभी वहां नवीन आ जाता है और कहता है, क्यों बे, इस गरीब को परेशान करके क्या मिलेगा तुझे? इसके सामान को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
पर आप कौन होते हमें मना करने वाले? मैं इस मार्केट कमेटी का मेंबर हूँ और यहाँ मेरी कई दुकानें हैं, समझे? यह सुनते ही मार्केट कमेटी के लोग वहां से बिना बहस किए रफू चक्कर हो जाते हैं और काजल रोते हुए नवीन से कहती है, आज तो मुझ गरीब को आपने बचा लिया, पर ये लोग कल आए तो न जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मेरी एक छोटी सी दुकान खाली पड़ी है, आप अपना पाव भाजी उसमें रखकर बेचिए। पर आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं साहब? मुझे ऐसी वैसी तो नहीं समझते ना? अरे ये क्या कह रही हो? भला कोई भाई अपनी बहन को ऐसी वैसी कैसे समझ सकता है? पर आप हैं कौन, यह तो बता ही दो ना। देखो मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये तो बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन मुझे अपने सगे भाई जैसा समझो और मन लगाकर अपना काम करो। उस दिन के बाद काजल मुंबई का लजीज पाव भाजी दुकान में बनाकर बेचने लगती है और उसका काम अच्छा चलने लगता है। साथ ही काजल नवीन के साथ अच्छे से घुल मिल भी जाती है। नवीन कहता है, आज तो तुम्हारे हाथ की बनी पाव भाजी खाने का बड़ा मन है। तो खाओ ना भैया, मन को क्यों तरसाते हो? धीरे धीरे नवीन काजल की हर काम में मदद करने लगता है और काजल बहुत ही खुश रहने लगती है। एक दिन नवीन काजल के साथ उसके घर आता है। वह काजल से हंस हंस कर बातें करता है। यह देखकर उसकी सास सोमा को कुछ अजीब सा लगता है और वह कहती है, कहीं हमारी बहू बहक तो नहीं गई है? इस लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई लगती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, काजल बहू तो खरा सोना है, खरा सोना, उस पर कभी शक मत करना। भगवान करे आपकी बात ही सच हो जी। फिर कुछ ही दिनों में काजल की तरह उसकी बेटी अंशिका भी नवीन के साथ बहुत घुल मिल जाती है और काजल के सास ससुर को लगता है कि शायद नवीन ने उनकी जिंदगी में अशोक की जगह बना ली है। सोमा कहती है, मामला तो बिगड़ता ही जा रहा है जी। मुझे तो लगता है कि बहू हमारे अशोक को भुलाकर इस नवीन के रंग में रंग गई है। देखो तो हमारी अंशिका भी उस नवीन के साथ कैसे घुल मिल गई। अब तो मुझे भी बहू पर संदेह होने लगा है सोमा। हमने इसे मुंबई से गांव लाकर बड़ी भूल कर दी जी। समय बीतता जाता है और नवीन और काजल की चर्चा गांव में होने लगती है। पास पड़ोस के लोग रामदीन और सोमा पर ताने कसने लगते हैं। एक दिन पड़ोस की रमा और कांता तो हद ही कर देती हैं। रमा कहती है, क्यों रे बुढ़ाऊ रामदीन, तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? विधवा बहू गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है और तू है कि घर में छिपा बैठा है। हाँ। उस मुंबई की बिगड़ैल को यहाँ गांव लाया ही क्यों? अब देखना तेरी कैसे नाक कटवाएगी कुलच्छनी। हाँ। मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले वह कोई बड़ा कांड करे, उसे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो। अगर तुमसे ये ना हो तो तुम ही कहीं निकल जाओ। रामदीन और सोमा उन औरतों की बातें सुनकर खुद पर काबू नहीं रख पाते और ताव में आकर खुद ही गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। सोमा, बहू को जो गुल खिलाना है खिला लेगी, हम आज ही ये गांव छोड़ देते हैं। अब इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं जी? यही सोचकर रामदीन और सोमा घर छोड़कर चले जाते हैं, मगर किस्मत से रास्ते में उसे नवीन और उसकी पत्नी नताशा मिल जाते हैं। नवीन उनको देखते ही कहता है, आप दोनों इस तरह कहाँ जा रहे हैं? गांव छोड़कर जा रहे हैं। इस बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होगी पता ना था। पर आप घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? काजल ने आपको कुछ कहा क्या? बेटी, तुम काजल को कैसे जानती हो? क्योंकि मैं उसकी भाभी हूँ और वह मेरे पति मतलब नवीन की ममेरी बहन है। यह सुनकर रामदीन और सोमा तो जैसे अवाक ही रह जाते हैं। सोमा कहती है, क्या काजल जानती है कि यह नवीन उसका ममेरा भाई है? नहीं जानती माँ जी, क्योंकि नवीन सालों बाद काजल से मिला तो इन्होंने तो उसे पहचान लिया, पर अब तक वह इन्हें न पहचान पाई। फिर तुमने उसे ये सच छुपाया क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन की परीक्षा ले रहा था कि देखूं तो मुझे कब तक नहीं पहचान पाती। यह सुनकर रामदीन और सोमा दोनों की आंखें छलक आती हैं।
और वे मन ही मन कहते हैं, भगवान मुझे माफ करना, मैंने अपनी सोने जैसी खरी बहू पर शक किया। कोई अब बोल कर दिखाए मेरी बहू के खिलाफ, उसकी जबान काट लूंगी। हाँ। फिर रामदीन और सोमा नवीन और नताशा के साथ घर लौट आते हैं। काजल को जब नवीन की सच्चाई का पता चलता है तो वह फूली नहीं समाती। दीनापुर गांव में नत्थूलाल नाम का एक भारी भरकम हलवाई रहता था। उसकी गांव में ही मिठाइयों की दुकान थी। वह शुद्ध दूध और देसी घी की मिठाइयां बनाता था। उसकी बनाई मिठाइयां सबको बहुत पसंद आती थीं। इसीलिए दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अरे नत्थूलाल जी, आपकी मिठाइयाँ तो दूर दूर तक मशहूर हैं भाई। वो तो हैं, रस निचोड़ के। कहिए कौन सी मिठाई दूं? बेटी आई है, उसके ससुराल के लिए 5 किलो लड्डू, 5 किलो जलेबियाँ और 2 किलो पेड़े दे दो नत्थूलाल जी। हाँ भाई, दे देता हूँ, रस निचोड़ के। नत्थूलाल सुबह जितनी मिठाइयां बनाता शाम तक सारी बिक जाती। वह बोला, मिठाइयाँ तो सारी बिक गईं, पर मुनाफा तो कम ही हुआ रस निचोड़ के। नत्थूलाल थोड़ा लालची आदमी था, इसीलिए मुनाफा बढ़ाने की तरकीब सोचने लगता है और कहता है, आजकल ना अनाज शुद्ध ना सब्जियां शुद्ध, फिर मिठाइयाँ शुद्ध क्यों रस निचोड़ के? अरे थोड़ी मिलावट तो बनती ही है नत्थूलाल। यही सोचकर नत्थूलाल अपनी मिठाइयों में थोड़ी थोड़ी मिलावट करने लगता है। मगर उसकी प्यारी सी पत्नी गीता और परी सी सुंदर बेटी प्रीति को यह मिलावट बिल्कुल पसंद नहीं आती। गीता कहती है, हाय मैं मर जाऊं, आप मिठाइयों में मिलावट करने लगे जी। अरे चुप कर रस निचोड़ के, मिलावट तो भगवान का नियम है। देखती नहीं क्या कमबख्त फूल में सुगंध की मिलावट करता है। प्रीति ने पूछा, पर पापा आप मिलावट करते ही क्यों हो? जरा सा मुनाफा बढ़ाने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ रस निचोड़ के। नत्थूलाल दूध में पानी, मावे में मैदा और बेसन में मटर का आटा मिलाकर मिठाइयाँ बनाता है और उस दिन मिठाइयाँ और दिनों से ज्यादा बनती हैं। ज्यादा मिठाइयाँ देखकर नत्थूलाल की मूछें फड़फड़ाने लगती है और वो कहता है, आज तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा रस निचोड़ के। उस दिन भी दुकान खोलते ही मिठाई के ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। एक ग्राहक कहता है, अरे नत्थूलाल जी 5 किलो पेड़ा दे दो भाई। तो दूसरी ग्राहक कहती है, मैं बोलूं नत्थूलाल जी, आप ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना कैसे लेते हो? सुबह जल्दी उठकर बना लेता हूँ रस निचोड़ के। आप भी बड़े मजाकिया हैं भाई साहब। चलो 2 किलो जलेबियाँ दे दो। हाँ। और दिनों की तरह उस दिन भी शाम होते होते नत्थूलाल की सारी मिठाइयाँ बिक जाती हैं। नत्थूलाल पैसे जानते हुए कहता है, अरे वाह, आज तो कल से ज्यादा मुनाफा हुआ है रस निचोड़ के। यह कहते कहते अचानक ही नत्थूलाल का लालच और बढ़ जाता है। वह बैल की तरह मुंह उठाकर छत की तरफ देखते हुए कहता है, इतने से मुनाफे से क्या होगा? ये तो खुदा पहाड़ और निकली चूहिया के समान है। कोई ऐसा उपाय सोचता हूँ कि जिससे मुनाफा डबल हो जाए रस निचोड़ के। यही विचार कर नत्थूलाल डबल मुनाफा कमाने के लिए अपनी मिठाइयों में आधी सूद की मिलावट करने लगता है। इस तरह उसी माल में दोगुनी मिठाइयाँ बनती हैं। यह देख लालची नत्थूलाल का चेहरा गोभी के फूल सा खिल जाता है और उसे एक नई तरकीब सूझती है। वह सोचता है, अब तो मिठाई का दाम थोड़ा घटाकर भी बेचूंगा तो भी डबल मुनाफा कमाऊंगा रस निचोड़ के। इस तरह नत्थूलाल अपनी मिठाइयों में बराबर की मिलावट करने लगता है और साथ ही मिठाइयों के दाम भी कम कर देता है। सस्ती मिठाइयाँ खाने के लालच में पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। यह देख नत्थूलाल फूल कर कद्दू हो जाता है और कहता है, वाह वाह, मेरी ये तरकीब भी काम कर गई रस निचोड़ के। अब तो नत्थू हलवाई पैसे वाला हलवाई हो ही जाएगा। एक ग्राहक नत्थूलाल से पूछता है, भाई आपकी मिठाइयाँ इतनी शुद्ध और स्वादिष्ट होती हैं, फिर भी आपने इनके दाम क्यों कम कर दिए? अरे भाई, इस बात में भी राज है रस निचोड़ के। ये तो बताओ कि क्या राज है?
अरे भाई, अमीर मिठाइयाँ खाता है तो भला गरीब क्यों ना खाए? बस इसीलिए दाम घटा दिए रस निचोड़ के। इस बार भी नत्थूलाल की किस्मत काम कर जाती है। उसकी मिलावटी मिठाइयाँ खाकर भी लोग उससे कोई शिकायत नहीं करते। ऊपर से दाम घटाने पर भी मुनाफा डबल होने लगता है। सुबह से शाम तक सब मिठाइयाँ बिक जाती और गल्ला पैसों से भर जाता। नत्थूलाल कहता, वाह 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 वाह, ये तरकीब तो सुपर डुपर हिट हो गई भाई नत्थूलाल। ऐसे ही पैसा आता रहा तो मैं अपनी इस दुकान को मिठाइयों का मॉल बना लूंगा रस निचोड़ के। किस्मत से नत्थूलाल की यह कथनी भी सच हुई। कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया तो उसने अपनी छोटी सी दुकान की जगह मिठाइयों का बहुत बड़ा मॉल बना लिया। मॉल बनाने पर नत्थूलाल इतना खुश था कि गैस का गुब्बारा बनकर उड़ा जा रहा था। पर पत्नी गीता बहुत दुखी थी। गीता नत्थूलाल से कहती है, हाय मैं मर जाऊं, आपने नकली माल बेचकर असली का माल बना लिया जी। अब तो ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच छोड़ ही देना। हैं? कैसे छोड़ दूं? अरे गधा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या रस निचोड़ के? हैं? मिठाइयों का बहुत बड़ा मॉल यानी बहुत बड़ा मिष्ठान भंडार बनाने पर भी नत्थूलाल का लालच कम नहीं होता। उसका मुनाफा जितना बढ़ता है उसका लालच भी उतना ही बढ़ता जाता है। पहले वह अकेला मिठाइयाँ बनाता पर कई नौकर चाकर रख लेता था। सेठ, लड्डू शुद्ध देसी घी में बनेगा क्या? अबे अकल चरने गई है क्या? शुद्ध देसी घी आजकल किसी को हजम भी होता है क्या? वनस्पति घी में देसी घी की खुशबू मिला और लड्डू बना दे रस निचोड़ के बस। पर कहते हैं ना कि चोर और बेईमान कितने भी चालाक हों, एक दिन अवश्य पकड़े जाते हैं। लालच की नाव में बैठा आदमी एक दिन जरूर डूबता है। यही नत्थूलाल के साथ भी हुआ। एक दिन बजरंगी पहलवान नत्थूलाल की मिठाई मॉल पर आया और कहने लगा, क्यों बे नत्थूलाल, तेरी मिठाइयों की चर्चा तो बड़ी दूर दूर तक है। लोग कहते हैं तुझसे शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो कोई बना ही नहीं सकता। लोग सोना आने सच बोलते हैं रस निचोड़ के। भाई, मुझे बजरंगबली का भंडारा करने के लिए 50 किलो पेड़ा और 100 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू तोल दो। अभी तोल देता हूँ रस निचोड़ के। बजरंगी पहलवान नत्थूलाल को करारे करारे नोट देकर मिठाइयाँ ले जाता है। मगर जब भंडारे में लोग नत्थूलाल की मिठाइयाँ खाते हैं तो उनका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। लोग खाना छोड़ पेट पकड़ इधर उधर भागने लगते हैं। यह देख बजरंगी पहलवान चकित रह जाता है और हैरानी से पूछता है, अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? आप सब ऐसे पेट पकड़कर इधर उधर क्यों भाग रहे हो? अरे भैया, भागे नहीं तो और क्या करें पहलवान जी, आपकी मिठाई ने तो पेट खराब कर दिया। यह सुनकर बजरंगी पहलवान सोच में पड़ जाता है और सोचता है, पर नत्थूलाल की मिठाइयाँ तो शुद्ध होती हैं। अरे भैया, जिस हलवाई से ये मिठाइयाँ खरीद कर लाए हो ना पहलवान साहब, ये मिठाइयाँ उसको खिलाओ, तभी असली नकली का पता चलेगा। उस आदमी की बात बजरंगी पहलवान को जच जाती है और वो कहता है, बात तो इसने चंगी की है, अब तो नत्थूलाल को अखाड़े में बुलाना ही पड़ेगा। यह कहकर बजरंगी पहलवान अपने चेलों को नत्थूलाल को अखाड़े में पेश करने का आदेश देता है। चेले तुरंत नत्थूलाल को अखाड़े में ले आते हैं। बजरंगी पहलवान कहता है, नत्थूलाल जी, मिठाइयाँ तो आपकी नकली निकली। ये तो हो ही नहीं सकता रस निचोड़ के। तो तुम ये मिठाइयाँ खुद खाकर बताओ। नत्थूलाल पहलवानों के डर से खूब सारी मिठाइयाँ खा जाता है और तभी पेट पकड़कर कूदने लगता है और चिल्लाता है, अरे जाने दो, मेरी निकल रही है, जल्दी से नहीं गया तो कपड़े खराब हो जाएंगे रस निचोड़ के। उसके यह कहते ही पहलवान उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। शुद्ध मिठाइयों के नाम पर नकली मिठाइयाँ बेचता है, तेरे कपड़ों में निकलेगी तभी तो तुझे अकल मिलेगी। यह कहकर बजरंगी पहलवान हंसने लगता है और तभी नत्थूलाल कपड़ों में ही काम कर देता है। निकल गई, कपड़ों में ही निकल गई। अरे अब तो जाने दे, मैं आज के बाद कभी मिलावटी मिठाइयाँ नहीं बनाऊंगा रस निचोड़ के। नत्थूलाल की ऐसी पतली हालत देखकर बजरंगी पहलवान उसे जाने देता है और फिर उस दिन के बाद
नत्थू लाल मिलावट मिठाइयाँ बनाना सचमुच ही बंद कर देता है।